अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी कैसे वाह। हैं जनाब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपसे आफ्टर लॉन्ग टाइम मुलाकात हो गई। और एक छोटी सी मुलाकात पीपीएमए में हुई थी, जो अभी पिछले उसमें हुआ था इस्लामाबाद में। तो और कांग्रेचुलेशन, आपने एक बड़ी अहम जिम्मेदारी संभाली है और उसको मतलब लेके चल रहे हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो वी आर वेरी होपफुल कि ये प्रोजेक्ट बड़े सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एनर्जी अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ की जानिब से कि आपने टाइम निकाला, बिकॉज के आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपकी जो है ना मसरूफियात हैं और बहुत ज़्यादा आप बिजी हैं प्रोजेक्ट्स में, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जा कर के भी। तो क्वेश्चनर मैंने भेज दिया था, लेकिन मैं साथ-साथ आपको बताता रहूँगा। बीच में हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे इसको कि बीच में खैर वो काफ़ी सारे रूमर्स का खात्मा हो गया है कि बीच में सीपेक प्रोजेक्ट स्लो हो गया था, फिर पाक चाइना रिलेशनशिप में थोड़ी-सी कोई कोल्ड मतलब एक वेव आ गई थी, उसके बाद से फिर मेरा ख्याल है सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखिए, जो परसेप्शन बेस्ड चीजें होती हैं उनका तो कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि रियलिटी के ऊपर बेस होना चाहिए। और जी। जैसा कि मैं हर फोरम में ये बताता चला आया हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट से स्लो हुआ है। जो फेज 1 था उसके अंदर पावर प्लांट लगने थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था, उसके अंदर गवादर पोर्ट को डेवलप होना था। और ये फेज 1 एग्री हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो हुँ। पावर में एनर्जी अपडेट के अंदर अपडेटेड है कि 5,300 मेगावाट लग चुका है, माशाल्लाह अप एंड रनिंग है। 3,500 मेगावाट जो है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, वो भी 6 से 9 महीने के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग 2 एट थर जो हब पावर कंपनी कर रही है, वो हाँ। भी लग के करोड़ जो है वो कमीशन होने वाला है, जी, वगैरह बिल्कुल। वगैरह। और इसी हाँ। तरह कितने लंबी जो है वो मोटरवेज बन गई हैं, और उसके बाद रोड नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। एच पी 660 जो किलोवाट्स की जो लाइन है वो पहली दफा लग गई है। वो 800 से ज्यादा किलोमीटर की है, उसके अंदर लॉसेस भी कम है। तो जी। मुझे समझ नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है कि जी स्लो हो गया। जो एनविजिज हुआ था, हमारा स्कोप जो एग्री हुआ था, वो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह फंड जो है वो कंप्लीट हो गया। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई है। और बाकी जो अच्छा। प्रोजेक्ट जो के अंडर कंसिडरेशन है, और उसके अंदर बड़े बड़े हाइडल प्लांट भी हैं, उसके अंदर कोहाला है, उसके अंदर महल है, उसके अंदर कायदे आजम सोलर पार्क के अंदर जो बाकी 600 मेगावाट है उसके ऊपर भी पेशरफ्त हो रही है। तो ये हुँ। जो 4,000 मेगावाट है वो ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी अंडर कंसिडरेशन। अब जो सी पैक है वो अपने फेज 2 में दाखिल हो गया है। और फेज ओके। 2 के अंदर देयर आर 10 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, जिसके अंदर राइट। एग्रीकल्चर टेकर एंड आईटी एंड टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हाँ। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, उन सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहमी तौर पर उनके उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई, वो साइन अप हुए, और फिर जो लास्ट जेसीसी हुई उसके अंदर वो रेटिफाई भी हो गए। जी। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये जो डजन्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं एज पार्ट ऑफ द फेज 2, हुँ। वो अब डेवलपमेंट साइकिल से गुजर रहे हैं। और साथ के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको रेडीनेस उनकी अचीव की जा रही है, ताकि ये जब प्रोजेक्ट जो हैं ये डेवलप हो जाएं, इनकी फाइनेंसिंग हो जाए, तो फिर ये इनकी हुँ। इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमिक जोन में हो। तो राइट। रिलेटिवली लॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन के, और इसके बावजूद ये कहना कि जी ये स्लो हो गया है या हाँ। चाइना के साथ बिल्कुल वो अलाइन है। और वो बिल्कुल इस चीज के ऊपर ना सिर्फ मुत्तफिक है बल्कि फुली सपोर्टिव है कि हमने फेज 2 जो इस वक्त ट्रांजिट, इसके अंदर मुकम्मल ऑपरेशन भी होगी, और इसको हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट डेवलप करके इंशाल्लाह एग्जीक्यूट भी करेंगे। राइट। गुड। अच्छा, इसमें आपने काफ़ी सारी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, और मैं कल देख भी रहा था करोड़ 12 लॉन्च होने जा रहा है 720 मेगावाट, और दूसरे जो 4,000 रिन्यूएबल एनर्जी के आपने प्रोजेक्ट बताए हैं।
तो इसमें एक सवाल जो उठ रहा है आजकल मीडिया में भी और उसमें भी कि खैर ये आपके दौर से पहले की, बहुत पहले की बात है कि जब ये पावर प्लांट प्लान किए गए थे, तो क्या ये प्लान किया गया था कि हमारी कितनी ज़रूरत होगी और कितनी बिजली एक्सेस होगी, और एक्सेस होगी तो उसकी कहाँ खपत होगी, और ये जो फिर एक सर्कुलर डेट उसके साथ-साथ बढ़ रहा है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अभी ट्रांसमिशन हमारी कैपेसिटी क्या है और हमारी मतलब इस वक़्त जो प्रोडक्शन है, उसके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है ना वो गैप आ गया, फ़र्क आ गया। कुरैश साहब, आई थिंक इसका जवाब तो आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर हुँ, पावर क्राइसिस थे, और पावर क्राइसिस जब थी तो पता था कि कम से कम हमें 17,000 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी लगानी है टू अचीव टू हुँ, ऑब्जेक्टिव, कि हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, बोथ फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग, पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बैठ गया था, ग्रिड में पावर नहीं थी, कैप्टिव पावर लोग लगा रहे थे, तो जितनी कंपनीज थी उनके पास यू सी ना वर्किंग कैपिटल था, ना बैंक्स उनको लोन देने के लिए तैयार थे। इवन जिस वक्त OICCI का जब मैं चेयरमैन था, तो आपको पता है कि मुल्क में उस वक्त 192 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और उनकी तरफ से मजीद FDI नहीं आ रहा था, क्योंकि मेन उनका जो पेन पॉइंट था वो ये था कि मुल्क में बिजली नहीं है। जी, और बिल्कुल। प्लस हमारे पब्लिकली ओन पावर प्लांट है, उनका भी हाल आपको पता है कि उनकी क्या जी, हाँ। एफिशिएंसी, क्या अवेलेबिलिटी है। तो जी, जी। सवाल ये है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ना सिर्फ बहाल करना है बल्कि सस्टेनेबल करना है, तो हमें एक रिलायबल डिपेंडेबल पावर चाहिए, और उस पावर के अंदर हमें ऐसी पावर भी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हाँ। क्योंकि जितनी पावर हमारे पास अवेलेबल थी वो आपको पता ही है कि दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन फर्नेस ऑयल, व्हिच इज द मोस्ट जी, एक्सपेंसिव फ्यूल। कोल को भी लेकर आना था, क्योंकि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मेजॉरिटी पावर जनरेशन कोल पर नहीं है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर हमने इंडिजिनस अपना जो कोल, जो दुनिया का 7वां बड़ा रिजर्व है, उसको भी डेवलप करना था, और वो जी, भी हाँ। बाय द पैक की वजह से ही हुआ है, वरना उसके लिए कोई फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार नहीं था। अब मैं एग्ज़ैक्टली जैसे वो पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था वो, बिल्कुल सही। जी, उस हवाले से जो था कि हमें ये देखिए, जब CPEC का फ्रेमवर्क हो रहा था तो उस वक्त एस्टिमेशन ये थी कि ये चिकन और एग वाली सिचुएशन है, कि हाँ। अगर मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, अगर आपने इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करना है, और कम से कम 5.5-6% GDP लाना है, तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर डिपेंडेबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल पावर सप्लाई ना हो। तो हाँ। 17,000 मेगावाट की बात हो रही थी, और साथ में कहा था इंडिजिनस फ्यूल भी डेवलप करना है, विच वाज थर, क्योंकि उसके अंदर तो बेशुमार हमारे पास अल्लाह ताला ने खजाना दिया है, जिससे मेनी इयर्स वी कैन हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पावर जनरेटेड, जिस तरह बाकी दुनिया के मुल्क कर रहे हैं। तो उसके जी, अब अगर आप देखें कि 5,300 लग गया है, 3,500 मेगावाट जो है वो अभी अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो ये आप समझ लीजिए कि 5,500 समझ लें, और 3.5 5 और 3 8 और 1 9, और बाकी जो 4,000 अभी प्लानिंग स्टेज में है। अब उसमें से देखें कि कितने ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्लोज करके एग्रीमेंट में जाते हुँ, हैं। तो उस लिहाज से मैं देखूं कि जो टारगेट एनविजिज किया गया था, और प्लस साथ में प्लान ये भी था जो इनएफिशिएंट हमारे पावर प्लांट हैं, हुँ, उनको हम रफ्ता रफ्ता उनको हम शट डाउन करेंगे। खासतौर पे 50% पावर जनरेशन पब्लिकली ओन पावर प्लांट की है, उनकी कैपेसिटी जो है वो कम से कमतर हो रही है, क्योंकि उनका प्लान ये था कि उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, वो प्राइवेटाइज भी नहीं जी हुए। हाँ, अब सारी ये है कि अगर जो आप जिस तरह बता रहे हैं सर्कुलर डेट का, उसका सोल्यूशन यही है कि हमारे मुल्क में जो पावर की कंजम्पशन होती है वो बहुत सिक्लिकल है बिटवीन समर एंड विंटर, हुँ, कि समर के अंदर जब आपके AC चलते हैं घरों के अंदर, तो आप 26-27 हज़ार की डिमांड आ जाती है, जी और हाँ, उस वक्त भी फिर फील होती है कि ये सारी जो CPEC के वजह से पावर लगी है उसके अंदर भी क्रंच आता है कि जी ये पूरी है या नहीं है। हाँ, ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी है, उनसे भी आप आगाह हैं। हाँ, तो अब हमारे पास अगर एडिक्वेट पावर है, क्योंकि देखो, अब अगर आपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फेज 2 ऑफ CPEC का, तो अब मैं इन्वेस्टर्स को जो लेके आ रहा हूँ इन सारे के सारे सेक्टर्स के, जिसका मैंने तस्करा किया है, 10 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैं, उनको मैं पाकिस्तान में लेकर आऊँ, और मैं कहूँ कि जी हमारे पास वैसे बाय द वे बिजली नहीं है। हुँ, तो जब इंडस्ट्री अल्लाह ताला लग जाएगी, तो आपका ये जो सिक्लिकल जो वेरिएशन आती है पावर की डिमांड के अंदर,
कि सर्दियां आई तो 10,000 मेगावाट से भी कम है। इस वजह से आपके पास जो आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि द सोलर ऑफ टेकर इज CPPAG, राइट। जी तो जब आपकी इंडस्ट्री आ जाएगी और आपके पास एक सस्टेनेबल ऑफ टेक होगा, तो ऑटोमेटिकली जो गैप होता है आपका कि जो पावर जो कैपेसिटी पेमेंट नहीं दे सकते, कि वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके लिए वी हैव टू हैव पेशेंस, और अब हमारा फोकस ये होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू ऑल द इन्वेस्टर्स, जिनको मैं परसुएट कर रहा हूँ इन वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में, कि जी आप आइए, हमारे पास बिजली भी है, हमारे पास बेशुमार और बहुत अट्रैक्टिव फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, जो कि बाकी दूसरी जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं चाइना के लिए, नेमली बांग्लादेश है, कंबोडिया है, या वियतनाम है, या अफ्रीकन कंट्री हैं, और साथ के अंदर फिस्कल इंसेंटिव्स के हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिनसे आप अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट भी कर सकते हैं फ्रॉम चाइना, जो कि वहां पर बिकॉज ऑफ द एवर इंक्रीजिंग मैन पावर कॉस्ट इन चाइना अनवाइबल हो गई है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा हमारे पास इस वक्त थीसिस या प्लेटफॉर्म है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम इस मुल्क के अंदर दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू करें, और वी नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट एंड देन टेक इट फर्दर इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 4,000 मेगावाट आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी मेरा अंडर ख्याल है कंस्ट्रक्शन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके अंदर जो है ना, जिस तरह मैंने बताया कि बड़ा मेगावाट बड़ा जो प्रोजेक्ट है हाइडल का, वो कोहाला है 24 मेगावाट का, उसके बाद महल है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे आजाद पतन है, एंड कपल ऑफ अदर्स। इसके अलावा 600 मेगावाट के कायदे आज़म सोलर पार्क के अंदर जो रिमेनिंग लगना है सोलर प्रोजेक्ट, तो वो सारे के साथ कंसिडरेशन है। तो जिस वक्त वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे, तो हमारे पास ठीक ठाक रिन्यूएबल एनर्जी भी होगी, which is in line with the latest renewable policy कि by 2030 we should have at least 30% power generation based on renewable इंशाल्लाह। आप पावर सेक्टर के बहरहाल पाकिस्तान में आई थिंक सबसे लीडिंग एक पर्सनालिटी है और प्रोफेशनल है, तो एक कॉमन मैन ये पूछता है कि रिन्यूएबल एनर्जी आने से और इतनी बिजली आने से तो सस्ती बिजली होनी चाहिए, और उसको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, ताकि मतलब उसका भी गुजर बसर या उसका बिजनेस, चाहे वो स्मॉल मीडियम हो या हैवी इंडस्ट्री हो, तो होना चाहिए। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के बिजली सस्ती होगी, या इसी तरह से हमें टैरिफ मिलते रहेंगे? नहीं नहीं साहब, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको एक सस्टेनेबल सप्लाई चाहिए या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, जो कि जितनी आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर उन्होंने इंश्योर किया हुआ है, इसलिए आपके पास जितनी आपकी टोटल डिमांड होती है या इंस्टॉल कैपेसिटी ऐसी होती है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपका जो ग्रिड है वो सस्टेनेबल बिजली दे, ठीक है। रिन्यूएबल इज अ मस्ट, कोल इज अ मस्ट, और ये जितने आपके पावर प्लांट होते हैं ना बेस लोड वाले, विच इज फॉसिल फ्यूल पे जो होते हैं, वो बड़े जरूरी होते हैं आपके एनर्जी फ्यूल मिक्स में, और एनर्जी फ्यूल मिक्स ऐसी हो जिसकी बेस के ऊपर आपका टैरिफ भी कम हो, कीमत की जो आप बात है। अब ये जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, इनका लोड फैक्टर जो फॉसिल फ्यूल बेस प्लांट या बेस लोड प्लांट है उनसे कम होता है, वो भी आपको मालूम है कि सोलर का जो लोड फैक्टर है वो तकरीबन लेस देन 20% है, बिकॉज जब आपका सूरज निकलता है तो बिजली बनती है, या अगर सूरज निकला हुआ है क्लाउड कवर आ गया तो तब भी कैपेसिटी कम हो जाती है, विंड वाले हवा चलेगी तो पावर प्रोड्यूस होगा। जो हाइडल है उसके डिपेंड द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। अब मसला क्या था कि हमारी एनर्जी फ्यूल मिक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वन इन एनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, कि 38% पावर generation was based on the most expensive choice of fuel, which is furnace oil, ठीक है, और उसमें से भी मेजॉरिटी इंपोर्टेड वन है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क की पावर जनरेशन 38 से 40% फर्नस ऑयल पे हो, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव चॉइस ऑफ फ्यूल है, कोल का 1 मेगावाट नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी माइन हमारे पास खजाना है, 70 साल से उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो अब ये वो सारी चीजें रिजॉल्व हुई हैं, और जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है आप देखें मेरिट ऑर्डर में वो कहाँ आते हैं, तो उससे आपका वेटेड एवरेज टैरिफ है वो बतदरीज कम हो रहा है। लेकिन मेन मसला ये है कि हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिस हिसाब से हमने कैपेसिटी बढ़ाई है उस हिसाब से हमने अपग्रेड नहीं किया अपना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाहिद
660 मेगावाट जो चाइना की मदद से लगाई है, दैट्स द ओनली स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन जी लाइन। उसका आप देख लें कि उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लॉसेस कितने हैं वर्सेस द जो एवरेज हमारे लॉसेस हैं 17% पे हम बैठे हुए हैं। बांग्लादेश भी 10% से कम जी पे आ बिल्कुल गया बिल्कुल। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नहीं हम कर पाते हैं, गवर्नेंस के हाँ इशू हैं। तो ये मसला जब तक आप होलिस्टिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे बाकी अपने पावर सेक्टर के जो इश्यूज हैं उस वक्त तक ये, लेकिन ला महला इसमें कोई शक नहीं है, आफ्टर द एडिशन ऑफ व्हाटएवर रिन्यूएबल वी वर एबल टू ऐड इनटू आवर ग्रिड, और जो कोल के जो प्रोजेक्ट्स लग गए इंपोर्टेड कोल पे भी और इंडिजिनस भी माशाल्लाह 2 अप एंड रनिंग है, हाँ वो तो हाईएस्ट मेरिट चलते हैं थर वाले, और 2 जो है वो जेरे वो मतलब वो जेरे कंस्ट्रक्शन है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी वो कंप्लीट हो जाएंगे 3 से 6 महीने के अंदर। जी बिल्कुल। तो एवरेज टैरिफ है ये कम होगा, हम्म, लेकिन साथ के अंदर जो दूसरी एफर्ट हमने करनी है पावर सेक्टर को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल करने के लिए, जिसके लिए हुकूमत के पास प्लान भी है और रफ्ता रफ्ता उस तरफ भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि ये जो मेन इशू है कि ये हमारे पास पावर नहीं है और दूसरी जो अफोर्डेबल नहीं है, उसका भी इंशाल्लाह जरूर हल निकले। जी 2-3 और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बड़ा जोर दिया जाता है पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट भी देती है, तो सीटेक के जरिए क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है या फिर इसकी ऑपरेशन मतलब चाइनीज ही करेंगे, कैसे नहीं, होगा? क्या मतलब, पहले आप देखिए एक सिंगल मेगावाट हम कोल का नहीं बनाते थे, फिर जी जब बिल्कुल। कोल का ले तो हमने कहा कि जी हमें स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के प्लांट लेके आए पाकिस्तान के अंदर, किसी के पास तजर्बा ही नहीं था कोल बेस, और कोल के अंदर भी सब क्रिटिकल तो शुरुआत होती है, फिर सुपर क्रिटिकल होती है, फिर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल होती है। ये प्रोजेक्ट लगे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई कि इनसे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी एमिशन या एफ्लुएंट है दे आर बेटर देन वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड्स कंप्लायंट। और उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्शन हुई तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हुई एम्प्लॉयमेंट की, और जो लोग थे वो स्किल्ड हो गए इस सारे प्रोसेस में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। उसके बाद जिस वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ है देयर आर डजन्स ऑफ पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ जो जॉइंट वेंचर है जी जी। बिटवीन पाकिस्तान चाइना, तो हाँ उसके अंदर हम लोग तो ऑलमोस्ट 50% पार्टनर है। तो हाँ। मुझे समझ नहीं आती यार कि ये चाइनीज, जाहिर है यार चाइनीज से लगवाना था, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो हम्म, आए इन्वेस्टमेंट भी की, उन्होंने प्लांट को रिकॉर्ड टाइम में लगा भी दिया। साहिवाल देखो कि 23 महीने के अंदर उन्होंने उठा के लगा दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। पोर्ट कासिम को देख ले, या जो हब का पावर प्लांट, उनकी अवेलेबिलिटी देख लें कि 80% अवेलेबल होते हैं। या। उस जितने ये लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई? पाकिस्तान के अंदर तो कोई कोल बेस्ड प्लांट ही नहीं था, अब कितने पावर प्लांट लग गए हैं, या सुपर क्रिटिकल लग गया है। और इन्वायरमेंट के लिए जो बात होती है जी, कोल जो है वो बड़ा हैवी हो गया इन्वायरमेंट में, जी जितने बिल्कुल। प्लांट हैं आप आगे देखें तो सही कि कितने क्लीन है, हाँ क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगी है टू इंश्योर कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एमिशंस हो, चाहे वो वहां पर एफ्लुएंट्स हो, वो हाँ इवन वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड से भी बेहतर है। क्योंकि जबकि लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि यू शुड बी कंप्लायंट विद NEQS नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड, उनसे बतदरीज बेहतर प्लांट है। तो ये तो मैं राइट। बात कर रहा हूँ कि जो ऑपरेशंस है, ये मेंटेनेंस टीम है, उसके अंदर टाइम लगता है सीखने के लिए। इतने टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड हाँ प्लान ऐसा नहीं है कि चाबी आप 100% पाकिस्तानीज को दे दें। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज, वो ग्रेजुअली फेज आउट हो रहा है और इसी हाँ। तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है और कितनी आप करने जा रहे हैं इसके जरिए पाकिस्तान में? देखो आपको पता है पाकिस्तान, हाँ जी। देखो ये जो नंबर है ना, ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और जी जिस बिल्कुल। इतनी सारी मैन पावर है, आपको हर किस्म का चाहिए, आपको टेक्नीशियंस जो हैं, चाहे जिनके पास स्किल सेट था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टील फिक्सिंग, इतने सारा पाकिस्तानी लोग थे, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। तो कोई अब मेरे पास लेटेस्ट नंबर नहीं है, जो लास्ट नंबर मुझे पता था वो 75,000 या 80,000 की तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली है इन सारे के सारे उसके अंदर। अच्छा। प्लस अभी मैं देखता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, अब आप हाँ देखिए कि
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो मोटरवेज बने हैं, जो रोड्स बनी हैं, जो चाइनीज ने जिस स्टैंडर्ड की बनाई है, आई डोंट जी नो जी। वेदर यू आर अवेयर कि वो जो हाँ कराक्रम हाईवे है उसको या दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है ईसीएन ने, जो कि एक अमेरिकन अदारा है, कि अच्छा। उन्होंने टनल्स पहाड़ों को काट के बनाई हैं और डुअल कैरेज बनाई है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। फिर आप समझ लीजिए मुल्तान से सखर का जो मोटरवे बना जी है, फिर जी ये जो मैं आप देख तो आपकी ये लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन है, मैं मतलब कितने आपको हाँ, बताऊं के अंदर बल्कि मैं ऐड 100%। करूं, मुल्तान सखर जो मोटरवे है, ये मेरा ख्याल है एज कम्पेयर टू कोरियन बहुत ज्यादा क्वालिटी और स्टैंडर्ड इसमें मेंटेन हुआ है, सर आई आप थिंक ट्रैवल सो। तो करें वहां पर, मैं वही कहता हूँ परसेप्शन का मैं क्या जवाब दूं। तो उसके अंदर हाँ अब मैं गवादर पता नहीं 4 दफा जा चुका हूँ, वहां जी पर वो जो एक्सप्रेसवे बनी है जो कि गवादर पोर्ट को आपके कोस्टल हाईवे से मिला दिया उसने, उसकी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह 1 आध महीने में होने जा रही है। उसके जी जी। बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो जो अच्छा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है $230 मिलियन का। वहां पे जब मैं गया हूँ तो इतनी ज्यादा पाकिस्तानी मैन पावर लगी हुई थी, चाइनीज तो सुपरवाइज कर रहे थे हेयर एंड देयर वहां पर, जी जी। तो बेशुमार अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फिर एक हॉस्पिटल बन रहा है 150 बेड का गवादर के अंदर, ये सारा चाइनीज ग्रांट से बन रहा है। फिर ओके। वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना है गवादर के अंदर $10 मिलियन का, वो हाँ सबसे बेहतरीन जो है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, जहां पर यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहां पर ट्रेनिंग की। और फिर जो हाँ। गवादर के अंदर इंशाल्लाह जो इंडस्ट्री लगेगी तो वहां से वो आके अपनी तरबियत वहां पे कंप्लीट करेंगे और फिर वो स्ट्रेट अवे उनको ये मुलाजमत जो मिलेगी। आपने जो ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए खास तौर से जिक्र किया, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद छोड़ दें, गवादर में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं लोगों के ना, रोजगार के, एजुकेशन के और वोकेशनल ट्रेनिंग के और हेल्थ के उसके। तो इन एरियाज में सीपैक प्रोजेक्ट सीएसआर की मद में क्या एक्टिविटीज कर रहा है कोई, गवादर के अलावा भी रह रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, एक तो खर का मल्टीपल तो हम प्रोजेक्ट सबको पता है। हाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली सी पैक अथॉरिटी सुपरवाइज कर रही है। एक तो है ना कि इमीडिएट हमें जो हाँ। सोल्यूशन चाहिए, ये देखिए हम्म। आपको पता है गवादर के अंदर बिजली ईरान से आती है, तो जी हमारा बिल्कुल। उन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 मेगावाट का है, लेकिन जिस वक्त भी उनकी डिमांड बढ़ती है तो गवादर की हाँ सप्लाई रिटेल कर देते हैं। तो एक जी। तो उनके साथ बातचीत जो है ना वो कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो रही है कि उसी ट्रांसमिशन लाइन से उसको इनहेंस कर दें फ्रॉम 100 मेगावाट टू 125 मेगावाट। फिर उसके हाँ बाद पोलान एक और बॉर्डर वाला एक सिटी है, वहां से 100 मेगावाट की बात हो रही है और एनटीडीसी उनके साथ अच्छा। एंगेज है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। हाँ फिर गवादर को क्योंकि अब ग्रिड में माशाल्लाह बिजली आ गई है, जिसका पहला आपका सवाल था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गवादर इज बीइंग कनेक्टेड विद द ग्रिड। और उसमें जो गुड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एफडब्ल्यूओ को दे दिया गया है, वो इंशाल्लाह 2023 के मिड तक या थर्ड क्वार्टर तक वो कंप्लीट कर लेंगे। जी जी। और उसके बाद दो और प्रोजेक्ट्स हैं कि एक तो जो वहाँ का गरीब तबका है, जिस तरह आपने रिन्यूएबल की बात की, तो चाइना की ग्रांट से 3000 सोलर पैनल इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर में गवादर पहुंच रहे अच्छा। हैं। और वो 3000 में सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे हमारी डायरेक्ट सुपरविजन में। और उसके अच्छा। अंदर एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है मैंने, जिसके अंदर मेरे अलावा चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान है और जो जीओसी हैं वहाँ गवादर जी के अंदर जो आर्मी के जो हेड हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी को देखते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब साइजेबल कंपनीज हो गई हैं जो रूफ टॉप पे सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करती हैं। तो जी बिल्कुल। उन्होंने सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से उन्होंने मेरे साथ एग्री किया है कि वो प्रो बोनो जाके इन घरों के अंदर इंस्टॉल भी करेंगे। तो जब ये तो ठीक। 3000 घरों में ये हाँ, लग जाएंगे महीनों के अंदर, तो ये बड़ी उससे हर इंटरेस्टिंग बात है। और ये इसमें कितने घरों को आप इलेक्ट्रीफाई करेंगे खास तौर से, मतलब रेजिडेंट? 3000 घर, मैंने बताया ना, एक एक पैनल एक घर पे लगेगा, उससे उनकी लाइट भी चलेगी, पंखा भी चलेगा और स्विच जो है जिससे वो अपना मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। फिर अब पानी अच्छा। की बात करें तो जी पानी के लिए एक तो पीएसडीपी से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि जिसके अंदर जो गवादर से के गिरदो नवा के अंदर तो रेन वाटर के जो 2 डैम हैं, वो शादी हाँ। कोर है और उसका नाम है सवाद डैम। तो वो अच्छा। बारिशों की वजह से माशाल्लाह दे आर फुल ऑफ नेचुरल वाटर। तो अच्छा। वो दोनों भी आपस के अंदर कनेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद
वहां से पानी जो है वो ऑल द वे गवादर की बैटरी लिमिट, गवादर सिटी की बैटरी लिमिट तक आ गया है। उसके अच्छा, अंदर गुड। मेन मसला जो था वो था उसकी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अंडर हाँ, साइज, तो उसको कार्व आउट करके जो 6 इंच का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको बहुत तेजी के साथ 12 इंच से रिप्लेस करना है। और उसकी वजह से जो मेन बॉटलनेक है वो इंशाल्लाह ताला ये जो गर्मी आ रही है इससे पहले पहले वो अदा हो जाएगी। इसके अच्छा। अलावा 1.2 मिलियन गैलन पर डे का एक ये जो सी वाटर को प्रोसेस करना है, उसको सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया था उसकी, मतलब मेरा ख्याल है अभी एक डेढ़ दो साल पहले, या शायद उससे पहले डिसैलिनेशन प्लांट भी एक लगाने का प्लान था। जी प्लान जो है ना अब तो वो तो सारा का सारा अब अप्रूव भी हो गया है, वो अब एग्जीक्यूशन में जा रहा है। चाइनीज हाँ। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर उसको लगाएगा और उनके हम्म, साथ भी मैंने कमिटमेंट लिया है कि उसको ज्यादा 6 महीने के अंदर उसको लगा दें। एंड लास्टली ये जो गवादर पोर्ट है तो उनको भी हमने कन्विंस कर लिया है और वो अप्रूवल लेने जो आपका ये है चाइनीज ओवरसीज पोर्ट हैंडलिंग कंपनी COPHC, उसका जो CEO है वो आजकल वो चाइना गया हुआ है अप्रूवल लेने के लिए। एम्बेसडर ने उसको सपोर्ट कर दिया। ये 50 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट वहां लगाएंगे ताकि जैसे जी। ही इंडस्ट्री आना शुरू हो जाती है तो उनको वो एक काइंड ऑफ एक कैप्टिव पावर होगा, कैप्टिव पावर हम्म, प्लांट होगा 50 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल का, ताकि जो इन्वेस्टर्स वहां पे आए उनको रिलेटिवली सस्ती बिजली दें, क्योंकि इस वक्त उनके पास कैप्टिव पावर जो है वो डीजल जनरेटर है विच इज वेरी एक्सपेंसिव यूनिट, वो 37-38 रुपए का यूनिट पड़ता है। तो जितनी जी। ये प्लांट कुछ 1 महीने के अंदर वो लगा देंगे इंशाल्लाह ताला, तो अच्छा, जो इनके ग्रेट। पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसको वो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू वो लोगों को दे देंगे और नेपरा से उसका डिस्ट्रीब्यूशन का उनके लिए हम लाइसेंस वगैरह की बातचीत कर रहे हैं। राइट। अच्छा, तो एक ये सवाल। सारी जी, एक इसकी सवाल और भी होता है कि इतने सारे ये प्रोजेक्ट हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। थर में तो हमने देखा है कि एनवायरमेंट स्टैंडर्ड और प्रोटेक्शंस को बहुत ज्यादा इंश्योर किया गया और लेटेस्ट इक्विपमेंट वगैरह और ये सारे जितनी भी मेजर्स वहाँ पर लिए जाने थे वो लिए जा रहे हैं। अब आपने चूंकि संभाला और आपने हमारा हब्बों को भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने में बहुत अपना एक रोल प्ले किया, तो इन सारे प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है और कितना मतलब इसका जो है ना वो ख्याल रखा जा 100%। मैं आपको बता रहा हूँ रहा है? ना कि अगर हम हम्म, पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो व्हाट इज द लॉ हम्म, ऑफ द लैंड, यू शुड बी कंप्लाइड विद नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड पीरियड। अब अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो उसके अंदर क्या चीजें हैं, सॉक्स है, नॉक्स है, पार्टिकुलेट मैटर है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको हम्म, 12 के जितने भी प्लांट्स लग चुके हैं चाहे वो थर में लगे या वो साहिवाल में लगा या पोर्ट कासिम में लगा या वो हब में लगा, राइट। उसके अंदर हर प्लांट के ऊपर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरवेंशन की गई इन सारे के सारे पैरामीटर्स को कंप्लाई करने के लिए, नॉट विद नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड बट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कंप्लायंट एंड वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड कंप्लायंट। तो हम्म, उसमें मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सीइंग इज बिलीविंग। आप कोई भी ये कोल प्लांट जाके देखिए तो आप मुझे वहां पे बता दें कि कहाँ पर आपको वो कोल के जो जर्रात हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी आपको पोल्यूशन नजर आती है। स्टैक्स देखें वहां पर, क्योंकि ये जी 100% बिल्कुल। पानी के हिसाब से हर अ, चीज रही है। तो जी ये खालिद साहब सारे बिल्कुल, आपके जो प्लांट्स हैं वो वाकई बहुत स्टेट नदीम ऑफ द साहब थोड़ा सा आर्ट। इंट्रोडक्शन कराइएगा अपना जरा पहले। सर मैं नदीम अशरफ, आप मुझे पहचान गए होंगे। मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था, आपने CSR के हवाले से जो गवादर का एक प्लान बताया है बहुत ज़बरदस्त है, जो हमें नहीं पहले से मालूम था। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि जो वहाँ की लोकल जो साइली पट्टी के लोग हैं, उनका जो गुजर बसर है या उनका जो मुआश है वो समंदर से है, तो उसके लिए कोई CSR प्लान आपने कोई किया है कि उनकी लाइफ अपग्रेड हो जाए और उनका जो वो मुआशी सिस्टम है उसमें कुछ ज्यादा बेहतरी आ जाए? देखो 2-3 चीजें हैं। ये लोग जिस तरह आपने बताया अक्सर बसर ये मछली पकड़ते हैं और वो बस मछली एक दफा पकड़ के आए और आराम से बैठ के उसको खाया जाए। तो जितने प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल बन रहा है, ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ है, एयरपोर्ट बन रहा है, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है, तो उसके अंदर हम थ्रू लोकल गवर्नमेंट एनकरेज कर रहे हैं कि मछली पकड़ने के अलावा भी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है उनके अंदर
जो चाइनीज EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि लोकल्स को इन्वॉल्व करें ताकि एक डिफरेंट स्किल सेट उनके हाथ में आए रादर देन जस्ट कैचिंग द फिश। दूसरा, ये जो गवादर इंस्टीट्यूट का मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत पैशनेट हूँ कि इसको इंशाल्लाह एक रोल मॉडल बना रहे हैं। हुनर फाउंडेशन को भी इसके अंदर मिला लिया है। तो जितनी वहाँ पर यूथ है उनको इस ट्रेनिंग एंड वोकेशन इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया जाएगा, जिसके अंदर तलबा भी होंगे और तालबात भी होंगी, और उसके अंदर वैरायटी ऑफ स्किल सेट के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो ट्रेनिंग ऐसी होगी कि जो गवादर के अंदर अब इंडस्ट्रियल टाउन बनने जा रहा है, इंडस्ट्री इंशाल्लाह रिलोकेट होगी जो कि एक्सपोर्ट बेस है, और चाइना के अंदर वो अनवायबल हो गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मैन पावर कॉस्ट। तो उनके लिए एक परमानेंट मुलाजमत के मौके हैं, मतलब दे आर जस्ट कैचिंग द फिश, बट नाउ यू नो दे विल बी एबल टू हैव द वैरायटी ऑफ अदर स्किल सेट एज वेल। और जब वहां पर जो गवादर का जो एक मॉडल टाउन बनने जा रहा है उसकी माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, तो बहुत बेशुमार मुलाजमत के मौके हैं, जिसकी वजह से ये उनकी जो जिंदगी का रहन सहन है वो भी बेहतर होगा। अब ये जो गवादर का जो मास्टर प्लान बना है उसकी सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी ही कोई $3.5 मिलियन के अंदर कंप्लीट हुई है। और ये गवादर सिटी की जो मॉडर्नाइजेशन है, चाहे वो उसकी सैनिटेशन सिस्टम है, पानी बिजली का मैंने आपको तस्करा कर दिया कि क्या प्लान है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है जिसके अंदर हेल्थ का इशू रिजॉल्व होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसके जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें रियलिटी हैं। इनका जो मेन है वो ये था कि इनका जो टेरिटरी है वहां पर जो इंटर प्रोविंशियल इश्यूज थे कि सिंध से जो ट्रॉलर आके और इनके पानी से वो मछली या उनके अंदर जो ब्रीडिंग होती है वो उठा के पतले जाल डाल के ले जाते थे। तो उसमें भी कोई वीक एंड हाफ अगो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद चेयर की मीटिंग, और वो CCI के अंदर भी मामला लेकर आ रहे हैं और उसकी जो है ना स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर रहे हैं कि जो गवादर की जो जितना 12 नॉटिकल माइल है उसके अंदर जो उनकी माहीगीरी है उसमें राइट उन्हीं का होना चाहिए। तो बाहर से जो ट्रॉलर्स हैं या जिनका ये इस किस्म का बिजनेस वो करते हैं विच इज अनलॉफुल, उसको कंट्रोल किया जाए। नईम साहब, मैं सवाल कर लूं, आपकी इजाजत है? अजीम साहब तारुफ कराइएगा अपना। सर, अजीम समर मेरा नाम है। मैं दी न्यूज अखबार और गल्फ न्यूज के लिए करता हूँ और नईम साहब के एनर्जी अपडेट के लिए भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता हूँ। एक तो थोड़ा लेमैन के हिसाब से एक दो चीजें जो सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट करती रही कुछ अर्से पहले, एक हम्बन टोटा की पोर्ट है श्रीलंका में, उसके बारे में कहते हैं कि वो बाकायदा एक केस स्टडी है कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पे शायद लोन देता है बहुत, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है कि वो बाद में वो चीजों को टेक ओवर करता है। तो वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट है ये कोलोनाइज करना चाह रहे हैं नए तरीके से। मतलब ये हम्बन टोटा मुझे फॉरेन एग्जांपल आ रही है, और भी कुछ अफ्रीका वगैरह में और भी कुछ जगहों का इस तरह बात की जा रही है। इसी से रिलेटेड एक ये बात है कि जो पिछले सेटअप से गवर्नमेंट से हमें जो बात की जा रही है एक माशी इनकलाब की जो आने वाला है CPEC से, तो उस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो ये CPEC है वो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसका एक पार्ट है, उसका एक कंपोनेंट है। और इसका जो कोर तरीन यूटिलिटी होगी वो ये होगी कि तिजारती सामान की नकलो हमल होगी, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में चाइना का जो पार्ट है जो पाकिस्तान से लगता है वहां वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे हैं जहां उसकी खपत होगी। और ये जो एनर्जी सेक्टर के ये प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है इसकी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेन उसकी ये यूटिलिटी थी CPEC की, वो अभी कोई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस तरह कोई वाकई कुछ उस तरह का इनकलाब आना है, इस तरह का CPEC की यूटिलाइजेशन होनी है, या ये ट्रिब्यूटरीज में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन या एनर्जी सेक्टर में ही ग्रोथ सारी नजर आएगी। थैंक यू। यार देखो, आपके ज्यादातर सवाल जो है ना वो सारे के सारे परसेप्शन बेस्ड हैं, जबकि रियलिटी उनसे बड़ी डिफरेंट है। और इसके ऊपर ये जो आप बात कर रहे हैं कि चाइना से जो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिले हैं वो डेट ट्रैप है और कॉलोनाइजेशन एंड दिस दैट द अदर, मुझे आप ये बताइए कि किसी भी मुल्क, खास तौर पर जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं, उसके अंदर अगर आपने अपनी मईशत को ट्रांसफॉर्म करना है तो मेन चीज़ होती है कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लेके आए, ठीक है।
अब पहले पावर क्राइसिस को कहते हैं, पावर क्राइसिस के अंदर हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए थे और हमने पॉलिसी दी और पॉलिसी अवेलेबल कर दी सबको दुनिया में कि जो भी आए आके इसके ऊपर लगाए। मुझे ये बता दीजिए कि चाइना के अलावा किसने ये अपॉर्चुनिटी ली, बारिंग कपल ऑफ स्मॉल पावर प्रोजेक्ट जिसके अंदर यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन लेंडर्स हैं, IFC एंड वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा। जिस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो लोन दिया गया, और ये मैंने बाकायदा इसकी एक पैरेलल ड्रॉ किया था कि जितने पावर सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स लगे हैं जिसके ऊपर लोन दिया नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन लेंडर्स ने, जो चाइनीज लेंडर ने लोन दिया है, विच इज इक्वल और बेटर देन व्हाट वाज गिवन बाय दीज मल्टीलैटरल्स आल्सो। IFC के साथ मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर इतना सस्ता जो कर्जा है ये कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिला, और उसके अंदर या वो कमर्शियल लोन है या उसके अंदर जो प्रेफरेंशियल लोन उन्होंने दिया, या उन कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने 8 कंपोनेंट भी किया तो एवरेज उसकी वाज लेस देन 2%, और वो वेरिएबल नहीं था, वो फिक्स लोन है और उसका टेनर भी है कि 20 साल के अंदर आप आके अदा करें। तो हैविंग सेड दैट, ये देखो CPEC के लिए तो ना सिर्फ विद इन द कंट्री मुखालफत है बल्कि इंटरनेशनली कोई भी नहीं चाहता कि ये जो गेम चेंजर है फॉर पाकिस्तान, और जिसको कहा जाता है कि इट इज ए जूल इन द क्राउन ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो ये सब अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी और जिसके बाद चाइना फुल कमिटेड है पाकिस्तान के साथ इस सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर प्रोजेक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी भी देगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग भी है और फाइनेंसिंग भी है, तो उससे इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम बता रहे हैं कि अगर हम एज ए कंट्री एज ए नेशन उस पर फोकस रहें, पॉजिटिविटी से काम करें, तो ये इसमें कोई शक नहीं है मेरे ज़हन के अंदर कि ये एक टिपिंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए टू हैव द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है कि जिससे आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। आप देखो तो सही कि मुल्क के अंदर हालत क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज तो हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो एक का मुझे याद है कि 1960 से 1970 का एक दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स भी लगे और PCSIR भी बना, IDP बना, जिसके बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्री हुई। उसके बाद से फिर क्या हुआ, जो इंडस्ट्री लगी थी वो नेशनलाइज हो गई और फिर डाउन द हिल सारा का सारा चला गया। कोई मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जिसके 2 कंपोनेंट हो, एक कम से कम इंपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। हमारे यहाँ उल्टा है, हर चीज इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट आप देख लीजिए कि बांग्लादेश जो हमारे कितने सालों बाद आजाद हुआ उसकी जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है हमसे भी कई गुना ज्यादा है। तो आई डोंट नो, इसका मतलब मुझे समझ भी नहीं आता कि इसकी रैशनैलिटी क्या है। ये तो महज एक परसेप्शन है कि जी चाइना ने लोन दिया, आपने लोन मांगा तो उन्होंने लोन दिया है ना। आपने चाइना को कहा कि यार हमारे पास स्किल सेट नहीं है, हमें स्टेट ऑफ द आर्ट पावर प्लांट लगा के दें, वो आके उन्होंने आपके लिए पावर प्लांट लगा दिए। हम 70 साल तक अपने थर में बैठे रहे और हमने कहा हमारे पास एक भी ओपन कास्ट माइन नहीं थी। आपको मालूम है ना नईम साहब कि मैं सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी का मैं CEO भी रहा हूँ और वो मैंने किया प्रोजेक्ट, और हमारे अपने जो लोग थे लाइक्स ऑफ समर मुबारकमंद वो कहते थे ये प्रोजेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। किसने आके आपको वो माइन जो है वो बना के दी? आप गए हैं कभी देखिए आपने वो थर के अंदर? आई डोंट नो वेदर यू हैव बीन देयर। थर तो हाँ, थर में गया हूँ। ये हमारी जो टीम हमारे साथ है, अजीम साहब हैं, दूसरे लोग हैं जर्नलिस्टों के साथ, और उससे CSR प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पे देखने गए। जी मैंने देखे। फिर आप वहाँ देखिए कि CSR के अंदर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा, वहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर आप समझ लीजिए कि पैराडाइम शिफ्ट आ गई है। जी वहाँ पर एजुकेशन है। लुक एट द हाउसेज जो कि अपने झोपड़ों में रहते थे वो कैसे घरों के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद 10 साल पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो लोग। हाँ सही बात है कि जॉब इनको मिलेंगी या इतने लाइफ स्टैंडर्ड अचानक इतना हाई हो जाएगा, अच्छा तसव्वुर भी नहीं था। फिर देखिए जी उनकी जो खवातीन हैं जो सिर्फ झोंपड़ों में रहती थी वो डंपर चला रही हैं 100 टन के। जी बिल्कुल। ये समझ में नहीं लाती यार कि जो हमारे लोग हैं या एंकर्स हैं या क्रिटिक है वो पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देखते। अब अगर 70 साल काम नहीं लिया, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे।
you need to really disseminate the positivity कि what we have achieved. It is like, you know, glass is, you know, half full या half empty. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार मतलब ये जो अच्छी भी चीजें हैं उनको परसेप्शन पे लिया जाता है. I hope I have answered your. अच्छा, एक नहीं सब एक और क्वेश्चन छोटा सा जी. ये कराचीइट्स हैं हम सब, तो सीपैक का जब भी नाम लिया जाता है इधर सिंध के चीफ मिनिस्टर हमेशा वो दरवाजा बंद कर दो यार. अच्छा, कराची सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं कि उसको इंक्लूड किसी टाइम पे उन्होंने करवाया था कि सीपैक के रिजीम के तहत कराची सर्कुलर रेलवे का रिवाइवल हो. वो कहते हैं कि उसकी शायद विफाक ने सॉवरेन गारंटी नहीं दी और वो प्रोग्रेस नहीं हुआ. तो उनका वो एक तो गिला शिकवा रहता है, और केसीआर कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ग्रीन लाइन का तो प्रोजेक्ट हो गया, बाकी मास ट्रांजिट पे काफी काम हो रहा है. एक दूसरा ये कराची का एक मसला सीपैक के तहत, और दूसरा शायद आपका जो पिछला रोल था उसके तहत आप सीएम साहब से मिले भी थे कि कराची में अगर कोई डिसैलिनेशन प्लांट लग सकता है जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, तो इन सारे इश्यूज के लिए सीपैक का कोई रोल कराची के वजह से. थैंक यू भाईजान. देखो, एक वो लामा इकबाल का शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का. मैं खुद कराची का बासी हूँ. इस वक्त मैं कनेक्ट भी आपको अपने वीकेंड पे आया हुआ था फैमिली के साथ, लेकिन नईम साहब की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, तो अब आपके बैठा मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ. देखो, डेवोल्यूशन के बाद बहुत कुछ था गवर्नमेंट ऑफ सिंध को करने के लिए. जो एक मैं फिर एग्जांपल वो देता हूँ कि जब थर्ड प्रोजेक्ट डेवलप करना था, तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुराद अली शाह से लेकर कायम अली शाह से लेकर सबके दिल के अंदर एक जज्बा था कि ये मुल्क के लिए गेम चेंजर है, हमने ये करना है, और कर गुजरे. राइट. अब ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं, केसीआर कौन रोकता है? अगर फॉर इंस्टेंस जो सूबाई हुकूमत है अगर वो करना चाहे, वो कचरा तक तो उठाते नहीं है यार. वो केसीआर का ये ग्रीन लाइन लेने के लिए बस एक खाली उसका बस रोड बन के खत्म हो गया था. तो पीएसडीपी से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये दोनों चीजें अब जो हैं वो तकमील के मराहिल के अंदर जा रही हैं. तो अब अगर फॉर इंस्टेंस के ये एक जमाने में था केसीआर के लिए वो जापानीज लोन भी अवेलेबल था, हु स्टॉप? वो क्यों नहीं होता? तो उसके लिए तो सवाल यही पूछे ना कि जो सूबाई हुकूमत है उनको करना चाहिए था. ये सीपैक के अंदर तो कभी भी नहीं था. केसीआर के अंदर तो यही था कि उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का भी लोन अवेलेबल था. ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काफी आपको फंडिंग अवेलेबल होती है, लेकिन हमारी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी नहीं है. पानी के मसले की आपने बात की. 3 प्रोजेक्ट मैंने डेवलप करके दिए. एक था रिवाइवल ऑफ डीएचए कोजन, और उसके साथ एमओयू भी कर दिया डीएचए के साथ, वो आगे हिलते ही नहीं है अभी तक. उसके बाद मैंने ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को प्रोजेक्ट दिया कि जो कचरा है इसके लिए आईएफसी से फंडिंग लेकर मैंने कहा कि जी कि मैं आपको 200 मेगावाट यही कचरा जो है ये कंज्यूम हो जाएगा. तो उसकी अप्रूवल ही नहीं उन्होंने आज तक दी कि जी हमें ये नहीं पता कि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, वो कचरा किस कीमत के ऊपर बेचा जाएगा. तो जाहिर है कि कोई हमेशा तो नहीं वेट करता. फिर आईएफसी ने कहा था कि मैं आपको फंडिंग भी दूंगा, ग्रांट भी दूंगा, फाइनेंसिंग भी दूंगा, ये प्रोजेक्ट लगा दे. जितने भी मेट्रोपॉलिटन हैं मैंने देखा उसके अंदर ये जो मेन आपका ये जो होता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट, उससे बिजली बनाई जाती है, और जब बिजली बन जाए उससे आप डिसैलिनेशन करके पानी भी कर सकते हैं. फिर कहा कि जी कि एक प्रोजेक्ट ये भी है कि अगर हब के जो पावर प्लांट है फर्नेस ऑयल बेस्ड, क्योंकि वो डिस्पैच नहीं हो रहे, तो उसको अगर आप अंडरटेकिंग उसकी लें और उसके अंदर आप बिजली तैयार करें फ्रॉम कोल, तो आपको एक प्लांट ये एक यूनिट जो है वो तकरीबन 325 मेगावाट का है. तो 1 मेगावाट इज 1 मिलियन गैलन, तो 325 मिलियन गैलन तो आपको वहां से मिल सकता है. तो उसके लिए काम करने की जरूरत है. जो रेलिवेंट इदारे हैं, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, कौन ऑफ टेक करेगा. तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरह हबको ने बहुत काम किया, आई वाज सो पैशनेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 50 मिलियन गैलन का ये आपका ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है कुरंगी वाला, वो प्रोजेक्ट फुली डेवलप्ड है, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई ना कोई स्पैनर आता रहता है, और हबको हैज नॉट बीन एबल टू टेक इट इनटू एग्जीक्यूशन. फिर है कि TP1 TP3 पे ये दोनों प्रोजेक्ट में अब मेरे रिजाइन करने से पहले पूरे डेवलप करके इनको दिए हुए थे. तो आई डोंट नो, अब मतलब इसके अंदर अगर फॉर इंस्टेंस जो
सरकार इस वक्त यहाँ पर है, अगर वो उसको फोकस करे, कमिटमेंट हो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, उसकी कोई प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हो, तो ये कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाले प्रोजेक्ट नहीं है कि जो नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कहा आपने। K4 भी मेरे ख्याल है CSR में शायद उसको शामिल किए। के साथ में नहीं है, K4 जो है वो तो अब ये बाबडा को दे दिया है और जनरल अच्छा, मुजम्मिल क्लियर हेड कर रहे हैं, वो भी अल्लाह करे लग जाएगा, अरे लग जाए हाँ। वो। हाँ, उसके अंदर बहरहाल कुछ एज है। कराची आइट आप CPEC को देखेंगे, CPEC कराची जैसे पसमानदा शहर के लिए क्या कर सकता है, बिकॉज कि आपको पता कराची है। के अंदर जो है वो कराची कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है जी KCCD, तो वो कोई $3.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है एंड दैट इज अंडर CPEC, और उसके अंदर वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन KPT एंड CRBC, चाइनीज की बहुत बड़ी कंपनी है। तो ओके, उसको लास्ट JCC के अंदर उसको रेटिफाई भी किया है, MOU भी साइन है। वो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट फेज में है और अल्लाह करे वो पूरे तरीके के साथ डेवलप हो जाए और उसके अंदर जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट ऐसे ही हो जिस तरह थर के अंदर हुई थी, तो उसमें जो मच्छर कॉलोनी के जो बासी हैं वहां पे जो हालात हैं वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। प्लस देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस फॉर द इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, और हम दुआ गो हैं जिस तरह से आपने हब्को और दूसरे तमाम हब से रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी से जो है ना वो किया है, कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह CPEC के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट इससे अटैच है इंशाल्लाह, और वो जरूर हमारे जो मकासद हैं वो जरूर हासिल होंगे। बिकॉज क्या ये हमारी आज काफी पुरानी ख्वाहिश थी, जब आपने ज्वाइन किया था तो हमने सोचा था एक सेशन हम आपके साथ रखेंगे, और इसको इंशाल्लाह फिर हम अगले एडिशन में भी छापेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी 24 को सेरीना में हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं CSR पे। हम चाहेंगे कि जो CSR और CPEC से रिलेटेड जो ऐसे गवादर, कराची और दूसरे जो आप थर खासतौर से एक बहुत बड़ी मिसाल बना दुनिया भर में, जो उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती रही है, तो आप उसमें एज ए चीफ गेस्ट उसमें शरीक हो। 24 फरवरी को होगा वो सेरीना में। तो आप अगर आएंगे आधे घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाएंगे, तो CPEC और उसके जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट है, और उसके जो और दूसरे जो हमारे लाइवलीहुड और दूसरे और उस पर असर पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी पे, वो हम चाहते हैं कि आप बयान करें टेक्निकल इश्यूज से हट के। इंशाल्लाह जी, आप मेरे साथ जरा राब्ता रखिएगा। अगर तो मैं इस्लामाबाद में हुआ तो इंशाल्लाह ताला जरूर शिरकत करूंगा। बाकी मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि कीप ऑन डिसेमिनेटिंग द पॉजिटिविटी रादर देन द नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए जो इस सारे CPEC के दौर के अंदर जो नेगेटिविटी है इंटरनली और एक्सटर्नली, वी हैव टू डील विद इट। तो व्हेन हैज फॉर्म, हमने वो देखना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। एंकर को ये कहता हूँ, हैव बीन गिविंग इंटरव्यू टू ऑल द लीडिंग एंकर्स, तो एंड पे वही मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपका भी रोल है इस सारी पॉजिटिविटी को आगे लेकर चलने के लिए, क्योंकि हाँ जब तक हम इसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करेंगे और जो चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं उसको नेगेटिव नज़र से नहीं देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कोई शक नहीं है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जी उससे जी आप कनेक्टिविटी हो रही है और ये सब अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो इवन लैंड राउट से भी आपके लिए एक ट्रेड के जो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी कि रोड से ही आप ऑल द वे लैंड लॉक कंट्रीज जो हैं उनके अंदर आप वो जो 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 ट्रांजिट ट्रेड है वो शुरू हो जाए, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तो स्काई इज द लिमिट। और लास्ट में ये कहूंगा कि दुआओं में याद रखें, कोशिश जी यही है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वी हैव टू गिव समथिंग टू दिस कंट्री। तो हाँ। इस जज्बे के साथ काम करते हैं, बस दुआ करेंगे अल्लाह नहीं इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। और एक वादा आप कीजिएगा, जब आप कभी, अभी तो खैर आप फैमिली समेत विदेश पे आए हुए थे, तो एक हम सेशन कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों का, कुछ हमारे जो पावर सेक्टर के लोग हैं, एक छोटी सी गैदरिंग हम चाह रहे थे रखना आपके ऑनर में कराची में किसी वक्त। तो आप जब अभी टाइम देंगे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते या अगले महीने में इंशाल्लाह उसको मैनेज ओके, करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक ओपन डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, डन हो गया। सही हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा हो गया।
जो अजीम साहब, आप क्या कहते हैं? अजीम अजीम साहब साहब भाग भाग गए? गए। अच्छा। अजीम साहब वो पूछ के भाग गए।